सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग मिले हैं लॉज ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 6 के लिए। अब लॉज ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हमने फ्रिक्शन के कुछ लॉज पढ़े और जाते जाते जो अगर मैं लास्ट की क्लास की बात करूं, मतलब लास्ट टॉपिक की बात करूं, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों ने पढ़ा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या था, अगर आप याद करें कि the angle between the resultant of the normal reaction friction and the normal reaction, उसको हमने angle of friction बोला, जिसका जो फॉर्मूला हमारे पास आया tan थीटा का विच इज इक्वल टू म्यू। और ये देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे जो है वो डिपेंड कर रहा है। अब आज का जो टॉपिक है वो क्या है। पहली बात तो आज अगर हम कंसेप्ट वाइज बात करें तो हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज हमारे मेन 3 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। एक हमारे पास है एंगल ऑफ रिपोज, और एक हमारे पास है एक गाड़ी की मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग, और एक हमारे पास टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है जी। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास सबसे पहले रहेगा वो रहेगा एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। अब ये एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, जरा इसको अगर हम लोग समझें। एंगल ऑफ रिपोज की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं पहले, तो मिनिमम एंगल एट विच, या मिनिमम एंगल above which object slides when kept on a rough inclined surface। यानी कि मैं अगर एक ऑब्जेक्ट को एक इंक्लाइंड सरफेस पर रखता हूं तो मिनिमम कितने एंगल पे रखूं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्लाइन सरफेस पे स्लाइड करने लग जाए, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात कही थी कि ये हमारे पास एक सरफेस है, मैंने इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा। अब मैं धीरे धीरे एक एंगल बढ़ाऊंगा। अभी तो फिलहाल ये रबड़ का है, लेकिन अगर मैं धीरे धीरे एंगल बढ़ाऊंगा तो एक ये तो डगमगा रहा है, लेकिन एक ऐसा एंगल आएगा जिस पे ये स्लाइड करने लग जाएगा। तो वो कितना एंगल होगा जिसके ऊपर अगर मैं इसको ले जाऊं तो ये स्लाइड करने लग जाएगा, उसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल अबव विच, यानी अगर मैं ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर लेके चला जाऊं तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड होने लग जाए, उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ठीक है जी। अब हमें इसकी डेरिवेशन करनी है एंगल ऑफ रिपोज की। उसके लिए हमें यहाँ पे डायग्राम जो है वो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक इंक्लाइंड सरफेस हो गया, और लेट अस सपोज ये इंक्लाइंड सरफेस पे जो एंगल है अल्फा है, थीटा है, कुछ भी मान लो आप, मान लो अभी एक्स ही मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जो इंक्लाइंड सरफेस पे पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इस पे ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ तो कौन कौन से फोर्सेस कैसे कैसे एक्ट होंगी। नीचे की तरफ एक तो लगेगी mg, और इधर लगेगी r। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है, और mg हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना चाह रहा है तो फ्रिक्शन इस पे ऊपर की तरफ लगेगी। नीचे की तरफ आना चाह रहा है या आ रहा है, तो आंसर नीचे की तरफ आना चाह रहा है, अभी आ नहीं रहा है, आना चाह रहा है। तो नीचे की तरफ हो गया mg, नीचे की तरफ इधर की तरफ आना चाहेगा तो ऊपर की तरफ हो जाएगा फ्रिक्शन। अब मैं इस mg के 2 कंपोनेंट्स क्रिएट कर दूंगा। एक नीचे की तरफ कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। अब अगर ये एंगल x है तो ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस x है, तो ऑटोमेटिकली ये भी x हो जाएगा। इतनी मैथ्स तो आती होगी आपको। तो ये x हो गया तो ये भी एंगल x हो गया। अब ये mg है तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा mg cos x, और ये वाला वेक्टर हो जाएगा mg sin x। वही कंसेप्ट, एंगल के साथ वाला वेक्टर क्या होता है हमारे पास cos, और सामने वाला क्या होता है sin। तो ये हो गया mg cos x और ये हो जाएगा mg sin x। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, लेकिन ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, तो एज ऑब्जेक्ट इज ऑन द वर्ज
ऑफ मोशन बट नॉट इन मोशन। ऑब्जेक्ट जो है वो ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन करने वाला है, कर नहीं रहा है। इसका मतलब इस पर नेट फोर्स तो अभी भी जीरो ही होंगे ना, यानी कि ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स के और इधर की फोर्स इधर के फोर्स के बराबर होगी, बिकॉज ऑब्जेक्ट इस एंगल के ऊपर स्लाइड करेगा। अभी वो स्लाइड कर नहीं रहा है, इस एंगल के ऊपर जब वो जाएगा तो वो स्लाइड करेगा। तो अगर ऐसा है तो पहली बात तो जो आर फोर्स है वो बराबर हो गई mg cos x के। जो r है वो mg cos x के बराबर होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे ऊपर नीचे मूव नहीं करने वाला है। तो यहां से हमने फर्स्ट इक्वेशन ये बना ली, ठीक है जी। ओके, ऑल्सो अगर मैं ऐसे बात करूं तो mg sin x fr के बराबर हो गया भाई। तो फ्रिक्शनल फोर्स बराबर हो गई mg sin x के। तो फ्रिक्शनल फोर्स बराबर हो गई mg sin x के। अब फ्रिक्शनल फोर्स होती है म्यू आर, फ्रिक्शनल फोर्स होती है म्यू आर। तो यहां से r की जगह मैंने पुट कर दिया mg cos x, और यहां पे मेरे पास आ गया mg sin x। अब यहाँ पे m से m और g से g तो है वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या आ गई, sin x अपॉन में cos x। तो अल्टीमेटली tan x जो है वो हमारे पास म्यू के बराबर आ गया। अब अगर tan x हमारे पास म्यू के बराबर आ जाता है तो अगेन x की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स म्यू आ जाती है। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू tan इनवर्स म्यू आ गई, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये हो गया कि ये तो एंगल ऑफ रिपोज जो है वो तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो गया। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाला था, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज ये तो आपस में बराबर ही हो गए, इनके तो वैल्यूज आपस में इक्वल ही हो गई ना भाई। यानी कि अगर पहले तो एंगल ऑफ, देखो इस फॉर्मूले को जज करो पहले, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले तो डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है, हमने क्या किया, हमने नेट फोर्स को जीरो किया, ऊपर की फोर्स को नीचे के बराबर, लेफ्ट की फोर्स को राइट के बराबर। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, ऑब्जेक्ट चलने वाला है, चल नहीं रहा है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला आया अगर आप ध्यान से देखें तो ये टोटली इंडिपेंडेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो भारी ऑब्जेक्ट हो चाहे वो हल्का ऑब्जेक्ट हो, इसका कोई लेना देना नहीं है एंगल ऑफ रिपोज से। अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखाऊंगा एंगल ऑफ रिपोज की। उस वीडियो में क्या है, मैं उसमें कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से आपको वीडियो देखनी और सुननी है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखनी है उसके अंदर, कि मैं एक इंक्लाइंड सरफेस पे दो ऑब्जेक्ट्स लूँगा, एक ऑब्जेक्ट अलग होगा एक ऑब्जेक्ट अलग होगा। एक बार एक हार्ड ड्राइव लूँगा, और हार्ड ड्राइव के दो हिस्से होते हैं। अगर जैसे एक रिमोट है, जैसे ये रिमोट है, बड़ा अच्छा एग्जांपल मुझे सामने मिल गया। इस रिमोट में इधर वाले हिस्से में रबड़ के बटन होते हैं और इधर वाले हिस्से में ये प्लास्टिक का होता है। तो आप सबको पता है रबड़ की फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक बार मैं एक ग्लास लूँगा कांच का, और एक बार मैं अपनी हार्ड ड्राइव लूँगा जिसमें मैं रबड़ के जो नीचे सपोर्टर्स होते हैं उनको रखूँगा और फिर स्लाइड कराऊंगा। तो आप देखोगे कि जो ग्लास है वो बहुत जल्दी स्लाइड कर जाएगा, क्योंकि वो कांच का है और कांच के लिए फ्रिक्शन बहुत कम होती है। लेकिन वहीं पे जो हार्ड ड्राइव है वो बहुत लेट स्लाइड करेगी, रीज़न भी क्योंकि उसमें रबड़ लगा हुआ है। फिर हम लोग क्या करेंगे, दो कांच के सेम ग्लास लेंगे जिनका मटेरियल सेम है और खाली ग्लास है, और फिर उनको हम स्लाइड कराएंगे, जो कि ऑब्वियस है, सेम ग्लास है, सब कुछ सेम है, तो वो सेम एंगल ऑफ रिपोज होगा, उनका सेम एंगल पे वो स्लाइड करना शुरू करेंगे, विच इज़ बट ऑब्वियस। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, फिर मैं एक ग्लास के अंदर दाल डाल दूंगा, मतलब जो भी मुझे चीज़ मिल गई। अब एक ग्लास कांच का और एक ग्लास में दाल डली हुई है, तो अब आप मुझे बताओ जिस ग्लास में मैंने दाल डाल रखी है वो तो भारी हो गया। अब आप वीडियो देखने से पहले बताओ, अगर एक में सिर्फ ग्लास है और एक में ग्लास के अंदर दाल है, दाल लगभग आधा किलो डाल दी, तो एंगल ऑफ स्लाइड किसके लिए ज़्यादा होगा? तो कमाल की बात यह है कि दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि जो स्लाइडिंग एंगल है यानी कि एंगल ऑफ रिपोज है, ये सिर्फ और सिर्फ म्यू पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप देखो, जो कि बहुत हैरान कर देने वाली बात है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है म्यू पे। और अगर ये सिर्फ म्यू पे डिपेंड कर रहा है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि ये मास से
और किसी चीज़ पे डिपेंडेंसी इसकी नहीं है सिवाय मटेरियल पे। अब मैंने जब उस ग्लास के अंदर दाल डाली तो दाल डालने पे क्या हुआ, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो, लेकिन दाल डालने पे क्या हुआ, दाल डालने पे ये हुआ कि जो उसका मास है वो तो बढ़ गया, लेकिन मटेरियल तो नीचे सेम ही रहा ना। और अगर मटेरियल सेम रहा तो जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या रही, सेम रही। फ्रिक्शन वैल्यू मतलब म्यू की वैल्यू सेम रही, तो एंगल ऑफ रिपोज भी सेम रहा। यानी एंगल ऑफ रिपोज मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो, जल्दी से ये वीडियो देखो। पहली बात बच्चों, सबसे पहली बात, हमारे पास इधर क्या है, एक हार्ड ड्राइव है, क्या है, और इधर हमारे पास नॉर्मल सा एक कांच का ग्लास पड़ा हुआ है। ओके, अब अगर हम इन दोनों को गिरते हैं इसके ऊपर, ये हमारे पास एक फट्टा है, इसको हमने इंक्लाइन, पहली बात मैं आपको बता दूं, हार्ड ड्राइव के नीचे 4 रबड़ के सपोर्टर्स लगे हुए हैं, एक तरफ है एक तरफ नहीं है। अब अगर हम इन दोनों को स्लाइड करेंगे तो क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी कि ग्लास पहले गिर जाएगा, क्योंकि ग्लास कांच है, उसके लिए फ्रिक्शन कम होती है, और इसके नीचे लगे हुए रबर। ओ माय गॉड, माशाल्लाह, देख रहे हो आप, हिल नहीं रहा भाई, क्योंकि रबर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ऑब्वियसली बात है, एक सर्टेन एंगल पे तो नीचे आना ही पड़ेगा इसको, लेकिन आप देखो ना एंगल ऑफ रिपोज कितना ज्यादा है। अगर एक के लिए एंगल ऑफ रिपोज है मान लो 20 डिग्री, तो दूसरे वाले के लिए 80 डिग्री है ना। तो ये खेल हो गया नेचर ऑफ मटेरियल का। किसका खेल हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल का। तुम बकवास मत करना, तुमने वीडियो देख रखी, ठीक है। इसके अंदर 4 क्या लगे हुए, रबर। अब हम उसको उल्टा कर देंगे, जो उसके कहने के बगैर ही करते हैं, वीडियो तो पहले बन गई है ना तो हम इसको उल्टा करके रख देंगे और हम इसके ऊपर ग्लास। अब बताओ क्या कहते हो, आंसर हमें नहीं पता सर, क्योंकि हमें अभी भी नहीं पता कि मटेरियल कौन सा ज्यादा रफ है, हमें नहीं पता है। इतना जरूर पता है कि अब रबर नहीं है, प्लास्टिक है, तो पहले के मुकाबले जल्दी गिर जाएगा। इतना नहीं पता कि कौन पहले अभी भी गिरेगा, ये अभी भी नहीं पता हमें। कह दे दोनों साथ ही गिरे यार। देखो, अगर आप इस छोटी छोटी बात पे मरोगे ना तो आप मरते रहोगे जीवन में। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, इसका आंसर देना। इस पूरे फट्टे पे क्या कहीं पे मिट्टी हो सकती है, कहीं पे नहीं हो सकती? हो सकती है कि है ना, हो सकता है ना। और वो मिट्टी का तिनका, एक छोटा सा तिनका भी इसकी फ्रिक्शन को बढ़ा सकता है। तो आप ये बात को समझो। ऑल दो आपको पता है, मैं फट्टा, ये पता है फट्टा कहां से लाऊं? मैंने अपने घर में एक ऐसी चीज ढूंढी जो सबसे ज्यादा स्मूथ हो, जिसपे सबसे कम हाथ लगे हुए हो। ये जो बेंच जिस पे आप बैठे हो, ये स्मूथ है, आपको देखने वाले लग रहा होगा, लेकिन नहीं है। इस पे रोज बच्चा आता है, बैठता है, किताब रखता है, बहुत कुछ रखता है, और फिर वो जाता है। इससे कई जगहों से रफ हो गया, कई जगहों से क्या हो गया, स्मूथ हो गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो चुका है। तो मैं अपने किचन में गया और मेरे को एक ऊपर कबर्ड दिखा, एक कबर्ड ऊपर, एक नीचे। आपको पता है ऊपर वाले कबर्ड सिर्फ दिवाली में खुलते हैं, नीचे वाले कबर्ड रोज खुल रहे हैं। तो मैंने ऊपर वाले कबर्ड का पल्ला ही निकाल लिया, ये उसी का पल्ला है यार। व्हाट सैक्रिफाइस, दोबारा लगाया भी तो है बेटा लेकिन कहने का मतलब है, मुझे ऐसा लगा कि सबसे स्मूथ ये होगा, बट सबसे स्मूथ भी तो रफ है, उसमें भी तो कहीं पे प्लाई ज्यादा रफ है, कहीं पे स्मूथ है। बनावट के दौरान वो आप समझो, उससे आप लड़ नहीं सकते। आप कभी भी ये तो एक्सपेक्टेशन रखो ही मत कि दोनों एग्जैक्टली साथ आएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन पहले जितना फर्क नहीं आना चाहिए। यहाँ पर दोनों लगभग बराबर है, इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं दोनों के लिए लगभग। एक बच्चा डेंसिटी कह रहा है, डेंसिटी से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लगभग ऐसा कह सकते हैं। दोनों के लिए एंगल ऑफ रिपोज क्या है, सेम। चलो अब एक और गेम खेलते हैं, ये मैं समझा रहा हूं, कुछ छोड़ दो। आप बताओ, आप क्या कहते हो? आप बताओ, तुम कुछ नहीं कहोगे? हाँ यार, दोनों मटेरियल सेम, दोनों का मास सेम, दोनों ग्लास सेम, बोलो। अच्छा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि किसी एक में किसी ने ज्यादा कॉफी पी हो, किसी ने एक में कम, एक ज्यादा। बेटा आपके घर में कभी आप नोटिस करते हो, मैंने बहुत बार नोटिस किया ये कि हमारे घर में 6 ग्लास होते हैं, पिटते आगे वाले 3 ही हैं, वो पीछे वाले 3 पीछे ही रहते हैं। कभी नोटिस किया हो आपने? मान लो घर में आप एक ग्लास में, जैसे इसमें मैं कॉफी पीता हूँ घर पे, ठीक है, तो इसमें ये 6 हैं, हम इस्तेमाल तो 3 ही कर रहे हैं, वो धुल रहे हैं, फिर वही जा रहे हैं, वो पीछे वाले 3 की बारी नहीं आ रही है। होता है ना ऐसा? अब ऐसा हो सकता है इसमें से एक को ज्यादा इस्तेमाल किया हो, एक को किसी ने ज्यादा घिस दिया हो, तो हम ये नहीं गैस कर सकते। मेरे से जो हो सका किचन में सबसे अच्छे 2 प्लेन सरफेस मेरे को ये मिले जो सिमिलर है, तो हमारी उम्मीद ये है कि दोनों साथ गिरेंगे, हमारी उम्मीद ये है, और गिरने भी चाहिए। बोलो, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, वो बात है। ठीक है भैया, ओके, बताइए, साथ गिरे? साथ ही मानोगे ना इसको, लीचड़पना करोगे? साथ ही मानेंगे। बोलो बच्चों, वो मैं कह रहा हूँ, देखो जो साइंस पढ़ता है वो कहेगा, जो साइंस पढ़ रहा है वो कहेगा कि हाँ दोनों साथ ही गिरे। इसको लीचड़पना करना है, वो कहेगा नहीं। अच्छा सॉरी,
अब बताओ। अच्छा, अब हमने किचन में देखा, क्या हमने दाल ले आए, क्या ले आए? यार देखो, सारी किचन से ही साइंस समझ लिया हमने। ये हमने आलू भुजिया यार मेरे को जो सबसे पहले मिला मैंने ले लिया। आलू भुजिया ग्लास, तुम मूड बना रहे हो चलो, तो ये हमने दाल भर दी। अच्छा, अब बताओ, जल्दी बताओ, तुम कुछ नहीं बोलोगे। आंसर है, अगर आप अपने देखो, ये मैं आपसे पहले पूछ रहा हूं ना, तो आप कहोगे नहीं, ऐसे कभी आंसर नहीं देते। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी बंदे से राह चलते से पूछोगे, वो हमेशा ये कहेगा कि यार अब ये दाल वाला भारी हो गया, अब ये धीरे लेट अब ये लेट आएगा, और कौन पहले आ जाएगा? हल्का, क्योंकि ये मास बोलो ना यार। सोचो आप, एक छोटा सा रबर का टायर खिलौने का और एक बड़ा बुलडोजर का टायर, इनमें से कौन जल्दी खिसक के आएगा नीचे? बट कमाल की बात ये, दोनों सेम, अगर मटेरियल सेम है तो। आप बताओ, इस केस में इस फट्टे के साथ कांटेक्ट पे कौन है? दाल तो नहीं ना, तो मटेरियल बदला तो एंगल ऑफ रिपोज भी नहीं बदलेगा। ऐसी हमारी पढ़ाई कहती है। इसको हम देखेंगे, फिर आज उसको मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे। हमारी मैथमेटिकली प्रूफ भी यही कहेगा, और हमारी थ्योरी भी यही कहेगी कि भैया मास से कोई लेना देना, तो इस ग्लास पे बैठ जा। अगर तेरे बस की है ना, तो तू इस ग्लास पे बैठ जा, तब भी दोनों साथ गिरेंगे। बस तेरा पैर, ऑब्वियस सी बात है, टच नहीं होना चाहिए नीचे, बस ग्लास सरफेस पर टच होना चाहिए। और अगर ऐसा तू कर सकता है तो दोनों साथ गिरेंगे, दोनों साथ गिरेंगे। गिरने तो चाहिए, तो थोड़ा बहुत फर्क आए, बदतमीज आदमी कुछ कहे तो कहे, अदरवाइज वो आप समझ। अच्छा, ये बात बताओ, ये दाल का वजन कितना होगा? लगभग 200-300 ग्राम। इस ग्लास से 1 गुना 2 गुना ज्यादा, तो लगभग अगर मास डबल हो गया, और अगर ये मास पर डिपेंड करता है, तो एंगल ऑफ रिपोज भी डबल होना चाहिए। अगर एक गिरेगा यहां, तो दूसरे को यहां गिरना चाहिए ना। कह रहे होम साइंस और साइंस में क्या फर्क है? क्या दोनों साथ गिरे? क्यों? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने एक में क्या डाल दी दाल। अब इसको एक तरफ कर ले, एक तरफ कर ले, और बल्कि देखा है तो दाल वाला पहले गिर रहा है, वो तो अनसर्टेन, लेकिन दोनों साथ ही गिर रहे हैं। बोलो बदतमीज आदमी दोनों साथ ही गिर रहे हैं। बोलो बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर फर्क पड़ना चाहिए था मास का, अगर इनकेस फर्क पड़ना भी चाहिए था, तो काफी ज्यादा पड़ना चाहिए था, विच इज नॉट। अच्छा, आप बताओ। हाँ, रबड़ वाला रखा। अबे दाल गिर गई, छोड़ो, वो नहीं गिरा बोलो कह रहा दाल गिर गई, लेकिन मैंने भी बोला, हाँ मैंने बोला, लेकिन मेरा कहने का मतलब है दाल तो गिरी, लेकिन क्या ये हार्ड ड्राइव गिरी? क्योंकि इसके लिए। अच्छा, अब बताओ, इन 3-4 चीज़ों से आपने क्या निचोड़ निकाला? मैंने ये निचोड़ निकाला है कि एंगल ऑफ रिपोज सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है, मास, साइज, शेप पे नहीं। आप भी ये निचोड़ निकाल रहे हो? शेप पे भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस वो कौन से सरफेस का, उस पर डिपेंड करता है ना। आप भूल गए हो टॉपिक क्या चल रहा है? एंगल ऑफ रिपोज, द मिनिमम एंगल एट विच ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड। आप रोलिंग पे चले गए हो, वो चीटिंग हो जाएगी। बोलो, चलो ठीक है। हाँ जी, तो आई होप आपने वीडियो देखी, और इस वीडियो में ये 3 हिस्से देखे। अब लास्ट वाला हिस्सा सबसे काम का है हमारे, जहाँ पे हमने दाल डाल दी, लेकिन मास के बढ़ने पे भी जो है एंगल ऑफ रिपोज चेंज नहीं हुआ। अब आप कहोगे थोड़ा बहुत फर्क, वो तो यार देखो, कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म नहीं होती है। वो जो बोर्ड मैंने लिया वाइट कलर का, वो यूनिफॉर्म नहीं है। ग्लास जो मैंने लिए वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। कोई एक ज़्यादा इस्तेमाल हुआ ग्लास होगा, कोई एक कम इस्तेमाल हुआ ग्लास होगा, तो फ्रिक्शन सबके लिए अलग अलग जो है वो रहती है। तो उसकी तो हम बातें नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना? थोड़ा बहुत वेरिएशंस तो आएंगे, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो एंगल ऑफ रिपोज है, ये बड़ा ही इंट्रूटिव सा है कि ये मास पर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, इस टॉपिक से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि यार एक भारी ऑब्जेक्ट है और एक हल्का ऑब्जेक्ट है, दोनों सरफेस से इंक्लाइन होना चाह रहे हैं, तो बताओ कौन जल्दी इंक्लाइन होगा? तो बड़ा कमाल का आंसर होगा कि भारी वाला जल्दी होगा। ऐसा लगता है ना, पर ऐसा होता नहीं है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो ये हुआ एंगल ऑफ रिपोज। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जा रहे हैं हम, और वो है मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग। अब मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग while taking टर्न, इसमें 2 केसेस हैं। पहला है केस
ऑन फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड, ऑन फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड। जो हमारे नॉर्मल रोड्स होती हैं, हम उस पर ना टर्न मारना चाहते हैं, तो मैं कितनी वेलोसिटी से टर्न मारूं कि मैं फिसलूं नहीं, मैं कितनी वेलोसिटी से टर्न मारूं कि मैं देखो आप सब जानते हैं यार, जब हम चल रहे होते हैं गाड़ी पे, बाइक पे, खासकर बाइक स्कूटी साइकिल की बात करेंगे आप, गाड़ी पे वो फील नहीं होता है, लेकिन बाइक स्कूटी पे आपने फील किया होगा कि जब हम टर्न मार रहे होते हैं तो हमें खुद से ही महसूस होता है कि यार हमें अपना स्पीड कम कर लेनी चाहिए टर्न मारते हुए, क्योंकि टर्न मारते हुए अगर मैं स्पीड कम नहीं करूँगा तो मैं फिसल जाऊँगा। तो हम कितनी वेलोसिटी से, मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से टर्न मार सकते हैं कि हम स्लिप ना हो, हम फिसले ना, इसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग। इसको हम लोग बोल रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग। ये हमारे पास वो रोड है जिस पे हमें टर्न मारना है, और इस रोड का रेडियस है यहाँ से r मान लो। ये हमारे पास एक फ्लैट रोड है, फ्लैट रोड है। और अब आप कहोगे रोड तो फ्लैट ही होती है, नहीं नहीं नहीं, आगे जो टॉपिक आने वाला है वो बैंकिंग ऑफ रोड, उसमें हम रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन कर देंगे, आएंगे उस पर भी, लेकिन फिलहाल ये फ्लैट रोड है और इस पर ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मास m है। तो इस पर कौन कौन सी फोर्सेस जो है वो एग्जर्ट हो रही होंगी, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही होगी विच इज़ mg, और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही होगी r। हम सब मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब भी एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घूमना होता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए होती है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडरेशंस लिखेंगे, ये हमारा सेंटर से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है वो स्मॉल r हो गया, है ना। अब ऑब्वियस बात है, अगर हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमे तो सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए होगी जो कि यहाँ पे हमें किससे मिलेगी, फ्रिक्शन से, कॉमन सेंस, और ये हो गई Fr, है ना भाई। यार सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए हमेशा एक फोर्स चाहिए होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी, तो फ्रिक्शन से हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो टू अवॉइड स्किडिंग, आप मुझे सबसे पहले इतना बताओ कि अगर मुझे स्किडिंग अवॉइड करनी है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उनमें से कौन ज़्यादा होना चाहिए, तो आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स। यानी फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा या एटलीस्ट बराबर होनी चाहिए। अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गई तो क्या होगा, हम फिसल जाएंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से कम हो गई, फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से कम पड़ गई, तो फिर हम फिसल जाएंगे, हम फिसल जाएंगे, है ना भाई। तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से पहली बात तो ज़्यादा होनी चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, μr होता है। तो यहाँ से mv²/r इज लेस देन इक्वल टू म्यू, r की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, mg, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल रोड पे हैं और गाड़ी ऊपर नीचे नहीं चल रही है, ये गिप्पी गरेवाल जी की गाड़ी नहीं है जो ऐसे होगी, ये नॉर्मल गाड़ी है तो ऊपर नीचे नहीं जा रही है। यहाँ पे m से m हमारा कैंसिल हो गया, अगर m से m कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास v²/r इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी आ जाएगा। तो यहाँ से v की वैल्यू लेस देन इक्वल टू √μ/r(g) हो जाएगी। यानी जो v है वो μ/r(g) से या तो बराबर होगा या हमेशा कम होगा। आपको आज इस वाली वीडियो में इधर एक बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन दिख रही होगी, है ना। एक्चुअली आज मैं किसी और स्टूडियो में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं कहीं आया हुआ था और आपको ये लेक्चर देना था तो वहीं पे मैंने रिकॉर्ड कर दिया। बट इनको मैं एक सलाह दूंगा, ये गलत है। यहाँ पे पूरा का एक ना गेट लगा हुआ है, एक्चुअली शायद आपको देखा भी हो, आपने भी, कोई आया भी था अंदर, तो ये गेट लगा हुआ है और ये गलती इन्होंने ये की कि गेट जो है वो वाइट कलर का है। अब जो भी लाइट है वो रिफ्लेक्शन करेंगी, रिफ्लेक्शन करके वो सारी इस पे यहाँ पे इमेज बन रही है, जो कि स्टूडियो बनाने वाले की एक बहुत बड़ी गलती है। कभी भी स्टूडियोज़ में कोई वाइट चीज़ ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। शायद आपको ये टेबल भी दिख रही हो यहाँ वाइट, इधर कहीं पे, क्योंकि सामने एक टेबल पड़ी है वो भी वाइट है। या तो वाइट चीज़ तब होनी चाहिए जब पीपीटी वाइट हो, लेकिन आजकल आपको पता है ज़्यादातर टीचर्स ब्लैक पीपीटी यूज़ करते हैं, तो स्टूडियोज़ में वाइट कलर तो नहीं होना चाहिए।
तो ये कवर करवाना चाहिए इनको। चलो, एक ऐसी साइंस की बात मैंने बीच में कर दी, लेकिन हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई है विदाउट स्किडिंग, यानी कितनी वेलोसिटी से मैं टर्न मारूं कि मैं ना फिसलूं, अभी इसकी वैल्यू आई है लेस देन और इक्वल्स टू म्यू आर जी। अब इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी लिखनी हो तो वो बराबर हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इससे कम या इसके बराबर ही होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी म्यू आर जी। जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी विदाउट स्किडिंग वो हो जाएगी हमारे पास इज इक्वल टू में अंडर रूट में म्यू आर जी। यानी मैं इतनी वेलोसिटी से टर्न मार सकता हूँ, अगर मैंने इससे ज़्यादा वेलोसिटी से टर्न मारा तो मैं फिसल जाऊंगा। तो मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज़ अलाउड इज अंडर रूट म्यू आर जी। अब द क्वेश्चन इज कि अंडर रूट म्यू आर जी की जो वैल्यू है, ये जो अंडर रूट म्यू आर जी की जो वैल्यू आई है मेरे पास, इसको कैसे बढ़ाया जाए। मान लो आप एक सिविल इंजीनियर हैं और मैं आपको बुलाता हूँ, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ और आप सिविल इंजीनियर हैं। मान लो ना यार, मेरा एग्जाम्पल है, मुझे अमीर मान लेते हैं, आप तो सिविल इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर्स तो मुश्किल से ही अमीर होते हैं। ऐसे यार मैं जोक मार रहा हूँ, ऐसे दिल पे मत लगा लेना, इंजीनियर्स के ऊपर वैसे ही बहुत सारे जोक्स बने हुए हैं। लेकिन मैं बहुत अमीर आदमी हूँ क्योंकि मैं एक नेता हूँ। बातें मैं बहुत गहरी करता हूँ अगर आप समझो तो, बट समझने वाली बात है, सारी बातें सोशल मीडिया पे बोली नहीं जा सकती। तो मैंने आपको कहा कि यार एक रोड बनानी है, और उस रोड पे ना एक ऐसी रोड बननी चाहिए जब कोई टर्न मारे तो वो 80 किलोमीटर पर आवर से टर्न मारे, क्योंकि एक एक्सप्रेस हाईवे टाइप बन रहा है। यहाँ पे अगर सब लोग गाड़ी की स्पीड धीरे करके 50 पे 60 पे टर्न मारेंगे तो फिर ट्रैफिक जाम लग जाएगा, लोग तेज नहीं जा पाएंगे। मैं चाहता हूँ लोग स्पीड से जाए, तो फॉर दैट मैंने कहा कि यार ऐसा करो, एक ऐसी रोड बनाओ जो 80 किलोमीटर पर आवर पे भी टर्न मार दो तो गाड़ी फिसले ना। तो आपने जब उस जगह पे गए, उस साइट पे गए और आपने जाके चेक किया कि वहाँ का रेडियस है कुछ, जी की कुछ वैल्यू और म्यू की कुछ वैल्यू है। अब वो सारी वैल्यू जब आपने पुट करी तो आंसर 60 आया, 60 आया। रोड बनती है गोल तार से, आपने उसकी म्यू डाल दिया, रेडियस रोड का डाल दिया, जी 9.8 डाल दिया मान लो, तो सब कुछ मिला मिलू के आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। बट आपको तो रोड चाहिए थी 80 किलोमीटर पर आवर की। अब आप बताओ, एक सिविल इंजीनियर होने के नाते आप ऐसा क्या करोगे कि आप मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग को बढ़ा दो। एक सिविल इंजीनियर होने के नाते आप ऐसा क्या करोगे कि आप मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग को बढ़ा सको। तो आंसर है, क्या आप म्यू बढ़ाओगे। एक ऑप्शन देखो, अगर मैं फिजिक्स के हिसाब से बात करूं तो एक आंसर है म्यू बढ़ा दो। बट म्यू को बढ़ाने से अक्सर क्या होता है कि जो रोड होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन वाली हो जाती है, जिससे कि टायर्स में आग लग जाती है या बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, पेट्रोल का बहुत लॉस होगा, इंजन बहुत पेट्रोल पिएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सेकेंड है, आर चेंज करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कभी कभार रोड को एक लिमिटेड रेडियस का ही बनाया जा सकता है। अगर मैं उसको, पहली बात तो कई बार जगह ही नहीं है ना। अब मान लो मुझे एक रोड काटनी है, तो वो रोड तो ऐसे ही कटेगी बिकॉज इधर इधर घर है। मान लो ये रोड ऐसे काटनी है, ये रेडियस है, अब यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी घर है, घर है, तो मैं चाह के भी रेडियस बढ़ा नहीं सकता। और अगर मैं बढ़ा भी दूं, ऐसे रोड ऊपर ऊपर से निकाल दूं, तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होगा, कितना और पैसा एक्स्ट्रा खर्च होगा। तो अल्टीमेटली मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा कि मैं मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग को बढ़ा सकूं, और वो तरीका है बैंकिंग ऑफ रोड। यानी कि रोड को अगर फ्लैट बनाने की बजाय थोड़ा सा उठा दिया जाए तो उसे बैंकिंग ऑफ रोड कहा जाता है। आई होप आपने बहुत सारी रोड्स ऐसी देखी होंगी जो एग्जैक्टली फ्लैट नहीं होती हैं, थोड़ा सा एक तरफ से उठी हुई होती हैं, तो उसको हम बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। बट वो कितनी उठी होती हैं ये हमें देखना है, और इससे क्या फ़ायदा होगा ये भी हमें देखना है। लेकिन अगर हम रोड को एक तरफ से थोड़ा सा उठा देते हैं तो दिस इज़ नोन एज, पहली बात तो बैंकिंग ऑफ रोड। और बैंकिंग ऑफ रोड करने से मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग जो है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है इसको हम ज़रा समझेंगे। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है, अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको, तो प्रोसेस इन विच वी bank a road to increase maximum
वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग टू इंक्रीज मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग, यानी बिना फिसले अगर मैं टर्न लेना चाहता हूं तो मैं कितनी एंगल पे रोड को बैंक करूं, दिस इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट। तो इसका ना जो डायग्राम है वो ही सारा खेल है। इसलिए इसका डायग्राम जो है वो हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि इसका सारा खेल ही डायग्राम में छुपा हुआ है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रोड थी अभी तक वो एक फ्लैट रोड थी। हमने क्या किया, रोड को एक मान लो थीटा एंगल पे बैंक कर दिया। ध्यान रहे अभी हम पढ़ेंगे ये एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने रोड को बैंक तो कर दिया, एक तरफ से उठा तो दिया, लेकिन ये एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा हो गया, और एंगल ऑफ रिपोज मतलब अभी बताया था आपको कि भैया कितने एंगल पे चीज़ें स्लाइड करना शुरू कर देती है। अगर ये एंगल ऑफ रिपोज से आपने ज़्यादा कर दिया तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी रुक गई, ट्रैफिक जाम लगा हुआ, तो गाड़ियाँ खिसकने लग जाएंगी नीचे, है ना। बारिश थोड़ी बहुत भी बारिश हो गई तो गाड़ियाँ फिसलने लग जाएंगी रुकने पे, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये एंगल ऑब्वियस सी बात है एंगल ऑफ रिपोज से कम रहना चाहिए, ताकि गाड़ियाँ अगर रुके भी वहाँ इन केस तो फिसले ना नीचे की तरफ। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। अब हम अभी तक क्या कर रहे थे, हमने इस वाले केस में mg के टुकड़े किए थे, लेकिन इस वाले केस में हम mg के टुकड़े नहीं, हम r के टुकड़े करेंगे। सबसे पहली बात तो नीचे की तरफ हमारे पास mg आ गया और इधर की तरफ हमारे पास r आ गया, और आप सब जानते हैं इधर की तरफ हमारे पास फ्रिक्शन आएगा। अब हम यहाँ पे इस बार mg के टुकड़े नहीं करेंगे, हम लोग r के और फ्रिक्शन के टुकड़े करेंगे। r के टुकड़े करने के लिए मैं हरा रंग ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो r के अगर मैं टुकड़े करता हूँ तो ये मेरे पास एक टुकड़ा आ गया। इसमें से कॉस कौन है, साइन कौन है, अभी देख लेते हैं भाई। ये हमारे पास एक कंपोनेंट आ गया और एक हमारे पास ये कंपोनेंट आ गया, जो कि सेंटर की तरफ होगा, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो आई होप आपको पता हो कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा, जिसकी वजह से ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। बेसिक सी मैथ्स है। तो अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा आर कॉस थीटा, और ये हमारे पास आ जाएगा आर साइन थीटा। अगर नहीं समझ में आया कि ये थीटा कैसे है भाई, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, ये 90 तो ये कॉमन, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है जी। अब हम फ्रिक्शन के टुकड़े कर रहे हैं, फ्रिक्शन के टुकड़े हम लाल रंग से कर रहे हैं। तो ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का एक टुकड़ा ये आ गया भाई। आई होप ये कलर आपको दिख रहा हो, और एक टुकड़ा ये आ जाएगा भाई। तो फ्रिक्शन के हमारे पास दो कॉम्पोनेंट हो गए, दिख रहा है ना ये कैमरे में। अरे वाह जी, बढ़िया दिख रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी। तो ये हमारे फ्रिक्शन के दो टुकड़े हो गए। अब अगर ये एंगल थीटा है तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाएगा। क्या बोलते हैं इनको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे फ्रिक्शन के भी दो टुकड़े हो जाएंगे, जिसको मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ। ये वाला हो जाएगा एफ आर कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा के साथ वाला है, और ये हो जाएगा एफ आर साइन थीटा। देखो भाई साहब, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप चाहे 1 मिनट ले लो, वीडियो को यहाँ रोक लो और इस डायग्राम को हजम करो, क्योंकि अगर आपने डायग्राम को ढंग से हजम नहीं किया तो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। अगर आपको डायग्राम आपने नहीं किया तो भाई आपको डायग्राम ही नहीं समझा आपने तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, चाहे आप दुनिया जहान की ताकत लगा लो। देख लो एक बार। हाँ जी, मैं आपको डायग्राम देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि डायग्राम के बगैर ये डेरिवेशन है ही नहीं कुछ। मतलब आप डायग्राम अगर आप नहीं समझे तो डेरिवेशन समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, बोलो तो दोबारा समझा दूँ। नीचे की तरफ mg था, इधर की तरफ r था। इस बार हमने mg के टुकड़े नहीं किए, इधर की तरफ फ्रिक्शन था। तो फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट हो गए, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, तो थीटा के साथ वाला हो गया एफ आर कॉस थीटा, और ये हो गया एफ आर साइन थीटा। ये हमारे पास आर है, आर के दो टुकड़े हो गए, एक हो गया आर कॉस थीटा और एक हो गया आर साइन थीटा। ये थीटा है, थीटा के साथ वाला आर कॉस थीटा और सामने वाला आर साइन थीटा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हमारे पास डायग्राम है। अब आप मुझे बताओ सेंटर की तरफ कितनी फोर्सेज हैं। तो आंसर है सेंटर की तरफ दो फोर्सेज हैं,
एक है एफ आर कॉस थीटा और एक है आर साइन थीटा। सेंटर की तरफ दो फोर्सेस हैं, एक है एफ आर कॉस थीटा और एक है आर साइन थीटा। पिछली बार क्या था कि सेंटर की तरफ एक ही फोर्स थी विच इज़ फ्रिक्शन, जहाँ से हमें सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रही थी, लेकिन इस बार एफ आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा से हमें मिलेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊपर वाली फोर्सेस को नीचे वाली फोर्सेस के बराबर कर दूं, क्योंकि गाड़ी ऐसे ऐसे नहीं हिल रही होगी। तो ऊपर वाली फोर्स कौन सी है, आर, ऊपर वाली फोर्स है आर कॉस थीटा और नीचे एम जी और एफ आर साइन थीटा। ऊपर है आर कॉस थीटा और नीचे है एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास आर कॉस थीटा, एम जी, एफ आर क्या होता है म्यू आर साइन थीटा। इसको इधर लेके जा रहा हूँ और आर कॉमन ले लूँगा, तो आ जाएगा साइन थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस म्यू, आर कॉमन आ चुका है तो सॉरी यहाँ से कॉस थीटा और ये इधर आएगा तो माइनस म्यू, आर कॉमन आ चुका है तो साइन थीटा, और इक्वल्स टू में इधर क्या बच जाएगा एम जी। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लोगे जो कि आ जाएगी एम जी अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये आपने आर की वैल्यू निकाल ली है, क्योंकि आर की वैल्यू अभी हम पुट करने वाले हैं अगले इक्वेशन में। तो ये आर की वैल्यू आपने निकाल के इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब जो सेंटर है उसकी तरफ जो सेंट्रिपिटल फोर्स हमें मिलती है वो कहाँ से मिलेगी, एफ आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा है। तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स हमें मिलनी चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए कहाँ से, एफ आर कॉस थीटा सेंटर की तरफ और आर साइन थीटा। और अगेन पिछली बार की तरह जो सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्सेस हैं वो सेंट्रिपिटल फोर्स से ज़्यादा या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वही फोर्सेस कम पड़ गई तो हम फिसल जाएंगे, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगी हमें, तो हम फिसल जाएंगे। अब आप इतना थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछली बार हमारे सेंटर की तरफ सिर्फ एक ही फोर्स थी फ्रिक्शन, लेकिन इस बार दो आ गई हैं, एक है आर साइन थीटा और एक है एफ आर कॉस थीटा। तो ऐसा लग रहा है कि सेंट्रिपिटल फोर्स बढ़ गई है, जिसकी वजह से फिसलने के चांसेस कम हो जाएंगे, ऑल्दो अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, एम वी स्क्वायर बाय आर, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू आर, और यहाँ पे कॉस थीटा तो साथ साथ चल ही रहा है, और प्लस में आर के साथ साइन थीटा चल रहा है। अब मैं यहाँ से आर कॉमन ले लूँगा ताकि मैं यहाँ वाली वैल्यू पुट कर सकूँ। तो एम वी स्क्वायर बाय आर इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ से मैंने आर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे मेरे पास एम वी स्क्वायर बाय आर लेस देन इक्वल टू, आर की जगह मैं पुट कर दूंगा, आर की जगह एम जी अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये हमने आर की जगह पुट कर दिया, और साथ में ऊपर हमारे पास म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो आ ही चुका है। ठीक है जी। अब यहाँ पे m से m हमने कैंसिल कर दिया, जो कि कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो m से m कैंसिल हो गया। अब बचा क्या जी, अब ध्यान सुनना, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये बच गया। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैथ्स लगाएंगे, और मैथ्स में क्या करेंगे, हम इधर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे आर एच एस को। ठीक है जी। चाहे आप स्टेटमेंट लिख लेना, मैं लिख ही देता हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग आर एच एस बाय कॉस थीटा। आर एच एस को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो वी स्क्वायर बाय आर लेस देन इक्वल टू आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जी तो बचा ही हुआ था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना, तो म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है प्लस साइन थीटा है, तो साइन थीटा को भी डिवाइड कर दिया कॉस थीटा, अपॉन में
हमारे पास कॉस थीटा है, कॉस थीटा को डिवाइड कर दिया कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा को डिवाइड कर दिया, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ना बेसिकली कॉस थीटा से RHS को। तो v स्क्वायर बाय आर इज लेस देन इक्वल टू जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बच जाएगा म्यू प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा। और यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालता हूँ तो अंडर रूट आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू लिखना चाहता हूँ, मान लो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं मैक्सिमम वैल्यू लिख दूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है यानी v मैक्स जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर बैंकिंग ऑफ रोड, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग ऑन बैंकिंग ऑफ रोड, मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग ऑन बैंकिंग ऑफ रोड का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब ये देखो मैं पूरा शीशे में दिख रहा हूँ पीछे आने के बावजूद भी, तो मैं खड़ा खड़ा भी तुम्हें पढ़ा सकता हूँ वैसे। हेलो बच्चों, क्या हाल है? हाँ चलो ठीक है। तो आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब आप सोचोगे कि ये फॉर्मूला कैसे बता रहा है कि हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग बढ़ गई। पहली बात तो अंडर रूट आर जी दोनों में आ रहा है। अब यहाँ पे म्यू की जगह ये पूरा हिस्सा आ गया जो कि म्यू से ज्यादा है। कॉमन सेंस है यार, म्यू में tan थीटा ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर 1 से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग जो है वो आपकी इंक्रीज हो गई है, मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग जो है वो आपकी बढ़ गई है। यानी कि विदाउट चेंजिंग म्यू, विदाउट चेंजिंग आर और जी तो वैसे भी नहीं चेंज हो सकता, विदाउट चेंजिंग म्यू और आर और जी आपने मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग बढ़ा दी। यानी आपने ना तो म्यू चेंज किया, ना ही आर चेंज किया और ना ही जी चेंज किया, लेकिन आपने मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग इंक्रीज जो है वो कर दी है, जो कि अपने आप में एक बहुत इनोवेटिव तरीका है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी से टर्न जो है वो मार सकते हैं। ठीक है, आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं, चैप्टर हमारा समाप्त हो जाना है, और वह है ऑप्टिमम वेलोसिटी। अभी ऑप्टिमम वेलोसिटी क्या होता है? पहली बात तो इसको हम v नॉट से शो करेंगे, और ये होता है वेलोसिटी बाय विच अ बॉडी कैन टेक अ टर्न on a smooth surface having no friction। यानी कि ऑप्टिमम वेलोसिटी, ऑप्टिमम स्पीड क्या होता है? ये ऐसी स्पीड या ऐसी वेलोसिटी है जिस पे आप टर्न ले सकते हो ऑन अ स्मूथ सरफेस, यानी ऐसा सरफेस जिस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। पहले आप मुझे सोच के बताओ, क्या पॉसिबल है? मतलब क्या एक ऐसी रोड पे भी टर्न लिया जा सकता है जहां पे फ्रिक्शन ना हो? तो आंसर है यस, लेकिन वो रोड हॉरिजॉन्टल रोड नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि फॉर हॉरिजॉन्टल रोड, अगर हॉरिजॉन्टल रोड की बात करें, पहली बात तो ऑप्टिमम स्पीड में फ्रिक्शन अगर 0 है तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाएगा म्यू। भैया फ्रिक्शन ही नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, और अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग हमारे पास 0 हो जाएगी। यानी अगर सरफेस फ्लैट है, क्योंकि यार म्यू की वैल्यू 0 डाल दो तो 0 आ गया ना, यानी अगर एक सरफेस फ्लैट है और उस पर फ्रिक्शन नहीं है तो आप टर्न मार ही नहीं सकते। आप 0.01 मीटर पर सेकेंड से भी टर्न मारोगे तो फिसल जाओगे, अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो। लेकिन तो फिर टॉपिक क्यों बनाया? क्योंकि बैंकिंग ऑफ रोड में, यानी अगर रोड बैंक्ड है तो आपको देखो, अगर आप ध्यान से, तो सेंटर की तरफ दो फोर्सेस लग रही हैं। एक तो है एफ आर कॉस थीटा जो कि फ्रिक्शन का कंपोनेंट है, लेकिन एक आर साइन थीटा भी तो लग रहा है। यानी जब हम सर्कुलर मोशन में घूम रहे होंगे, सर्कुलर ट्रैक पे टर्न मार रहे होंगे, और अगर रोड बैंक हुई तो विदाउट फ्रिक्शन भी मारा जा सकता है। कितनी वेलोसिटी से मारते हैं उसको हम ऑप्टिमम स्पीड बोलते हैं। तो इसीलिए हम फॉर
बैंक्ड रोड अगर बात करें, अगर एक रोड बैंक्ड है, फॉर बैंक्ड रोड अगर बात करें तो ऑप्टिमम स्पीड, पहली बात तो मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग का फॉर्मूला है आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप भूल ना गए हो या भूल ना जाओ पढ़ते वक्त, तो मैक्सिमम वेलोसिटी नॉर्मल रोड के लिए तो म्यू आर जी है, और म्यू जीरो है तो फिर मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग जीरो हो गया। अब यहाँ पे अगर म्यू को हम जीरो पुट कर देते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग क्या आ जाएगा, आर जी जीरो प्लस टेन थीटा यानी टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस जीरो, क्योंकि म्यू जीरो है, तो ऑप्टिमम स्पीड हमारे पास आर जी टेन थीटा आ जाएगी। यानी कि हम विदाउट फ्रिक्शन वाली रोड पे भी टर्न मार सकते हैं विद वेलोसिटी, विद मैक्सिमम वेलोसिटी अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। चैप्टर बहुत अच्छा है, मतलब कि 6 लेक्चर में हमने चैप्टर ख़त्म किया, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज़ कि इसके क्वेश्चन आंसर्स करने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें जब अभी मैं अगर आपको अपने बिलीवर्स और ड्रीमर्स बैच की बात बताऊं, ड्रीमर्स पे तो खैर नहीं, सॉरी, बिलीवर्स बैच की बात कर रहा हूँ, तो इस चैप्टर और वर्क एनर्जी के हमने सिर्फ क्वेश्चंस के 3 लेक्चर्स लिए, मतलब 3 लेक्चर्स लगभग ऑफ, क्योंकि हमारा जो बिलीवर्स बैच है वो तो ऑफलाइन के साथ होता है, तो 1-1 घंटे की क्लास होती है, तो 3 घंटे 3.5 घंटे हमने सिर्फ इनके क्वेश्चंस पे काम किया। रीज़न बीइंग क्योंकि मुझे पता है इसके ऊपर जो सवाल है वो हमेशा एग्जाम में और टेढ़े आते हैं, तो अभी हमने सिर्फ फॉर्मुलेशंस किए हैं, लेकिन हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे सही समय आने पे। बट अभी हमने ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर दिया है और बहुत अच्छे से ख़त्म किया। आप सारे फॉर्मूले वगैरह इसको करेंगे, एक जगह पे लिखेंगे, उनको फॉर्मुलेट करेंगे, उनको जज करेंगे, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है, और फिर आप लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।